लीनियर ग्रोथ या स्लो स्टडी क्यों हो रहा है आज पता है? उसकी वजह यही है कि मैं जैसा कर रहा था मैं वैसा ही करता रहा हूँ। राइट। वही चीज मैं कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है जैसा आप कर रहे थे उस टाइम पे वो चल रहा था, आज वो चल रहा है। सही बात। तो आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा। लेकिन ई कॉमर्शियल जायंट्स पैदा हो रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बड़े बड़े मॉल्स, राइट। बीच में आते हैं एमएसएमईज, जो स्मॉल सेक्टर्स बिजनेस है। क्या इंडिया अपना फ्लेवर लूज कर रहा है सर? इंडिया फ्लेवर लूज नहीं कर रहा है। आप ऐसा कहो कि इंडियन टेस्ट बदल रहा है। कि पहले के टाइम पे क्या था, हमारे पास में एक्सेस बहुत कम था चीज़ों का। आज इंटरनेट का ज़माना है तो एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ऑप्शन ज़्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर अपना ऑप्शन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो काम करेगा ही। तो ऐसे सिचुएशन में आप बड़े प्लेयर को रोक नहीं सकते। बड़ा प्लेयर तो आपके बिजनेस में आएगा और बड़े प्लेयर आएंगे तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अब उनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हो? जो छोटे छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, ये लोग ऐसा नहीं इनके पास पैसे नहीं है। इनका घर जाके देखो, आप बंगला होगा इनका बस। इनके यहाँ पे गाड़ियां देखो, हर बिजनेस के लिए अलग अलग गाड़ियां। इनके आप लाइफस्टाइल देखो तो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल। लेकिन जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, बिजनेस में डेवलपमेंट की बात आती है, तब इन लोगों की पता नहीं क्या हो जाती है कि भाई हम नहीं कर सकते, पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास पैसे हैं। ये माँ बाप इस दुनिया के सबसे मूर्ख माँ बाप हैं कि जो लोग अपने बच्चों को बचपन से मोबाइल की आदत लगा रहे हैं। ये बहुत सारी हैं सर, टीम बहुत सारी। एक कंसर्न उठता है उसमें हैरेसमेंट हो जाता है, चीज़ें होती है, अक्सर आता है कंसर्न। बट आवर पॉलिसीज आर इनफ? सिर्फ पॉलिसी बना दी, उसके ऊपर एक्शन ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हरेसमेंट होता है ना, ये हरेसमेंट की कहीं ना कहीं शुरुआत अगर आप देखोगे ना तो लीडर से होती है। नेपोटिज्म इन बिजनेस, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखो, नेपोटिज्म तो दुनिया में कहीं पर भी होगा या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो खराबी है अगर ये सही प्रोसेस के जरिए नहीं किया गया। देखो, नेपोटिज्म दो तरीके का होता है। एक तरीका होता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बेटे को लाके मैंने बिठा दिया, भले उसको आता है जाता है कुछ नहीं। दूसरा नेपोटिज्म ये होता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बच्चे को मुझे लेकर आना है, लेकिन मैंने फैमिली गवर्नेंस मॉडल मैंने बिजनेस में डाला, सारे लीगल टर्म्स बनाए, उसको बताया कि तुम्हें बिजनेस में आना है तो तुम्हें मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी और आने के बाद तुम पहला काम यहाँ से तुम शुरू करोगे, इसकी सैलरी तुम्हारी ये रहेगी और धीरे धीरे तुम्हारा ग्रोथ ऐसे होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। एक्चुअल में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हेलो विशाल सर। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल, हमारी जो सीरीज चलती आ रही है पॉडकास्ट की, तो उसी पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं और सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सर सवाल है कि आजकल की जो कंपनीज हम शुरू कर रहे हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो अपनी कंपनी खोल तो देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बट सक्सेसफुल नहीं बना पाते हैं सर। तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि व्हाई मोस्ट कंपनीज आर नॉट गेटिंग सो मच सक्सेस एज पर द एक्सपेक्टेशन? तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? राइट। सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामना। और 2025 जैसे शुरुआत हुआ है बेहतरीन, ऐसे ही पूरा साल जाए, ये पूरे गुरुकुल फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। आपके सवाल पे आते हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती हैं। पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि सक्सेसफुल मतलब क्या। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं या बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो ये मानते हैं मेरी कंपनी का वैल्यूएशन बड़ा हो गया तो मैं सक्सेस हो गया, मेरी कंपनी का टर्नओवर बड़ा हो गया तो मैं सक्सेस हो गया, मेरी कंपनी का प्रॉफिट बड़ा हो गया तो मैं सक्सेस हो गया। तो सिर्फ ना बिजनेस नंबर का गेम नहीं है। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया तो आप सक्सेस हुए कि फेल? जी। आप पहले कम काम करते थे तो आप फैमिली को समय दे पाते थे, अब आपकी कंपनी बड़ी हो गई, आपको ज़्यादा काम करना पड़ा और फैमिली का टाइम कम हो गया तो आप सक्सेस हुए कि फेल? तो बिजनेस है ना, नंबर का गेम नहीं है। जी। समझना, बिजनेस को हमें 360 डिग्री एंगल पे लेके चेक करना पड़ेगा। कि एज एग्जांपल आपकी कंपनी का टर्नओवर अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, आपकी वैल्यू बढ़िया है, ब्रांड अच्छी है, लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा आपके वहाँ के एम्प्लॉय खुश हैं कि नहीं है। बिल्कुल। आपके वहाँ के जो लोग हैं वो आपके वहाँ लंबे समय तक टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं। आपके कस्टमर आपसे खुश हैं कि नहीं है। जी। आपकी मार्केट में ट्रस्ट जो है, क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं, वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सही बात। ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं जो सक्सेसफुल हो रही हैं या आप कह सकते हो नहीं हो रही है लेकिन मानती हैं,
तो उनको जरा इन पैरामीटर पे आप चेक करोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये लोग ना एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉय उनके वहाँ पे ज़्यादा टाइम टिक नहीं रहा है, मार्केट में कस्टमर उनको बहुत जल्दी चेंज कर रहा है, कस्टमर उनसे संतुष्ट नहीं है, उनके वहाँ पे कल्चर नहीं है, लोग आते हैं। मैं बहुत सारी जगह पर देखा है, सुना है और बहुत लोगों से बात भी की है। अक्सर कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग क्या बोलते हैं कि यार मेरी जॉब है ना बहुत बेकार है, कोई बढ़िया कंपनी मिल जाएगी मैं चेंज कर लूँगा। मतलब एक ब्रांड में काम करने वाला इंसान ये सोच रहा है कि मेरे को बढ़िया कंपनी मिलेगी तो मैं चेंज कर लूँगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, सैलरी के अलावा भी ये सारी चीज़ें चाहिए। उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए, लर्निंग चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उनको कल्चर चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपकी कंपनी के अंदर आप डेवलप नहीं कर रहे हो और सिर्फ टर्नओवर बढ़ाने या फिर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में, एक्सपेंशन करने में लगे हो, तो मेरे हिसाब से आप सक्सेसफुल होकर भी आप फेल हो। क्योंकि हर साल नया बंदा लेकर आओ, नए बंदे के साथ फिर शुरुआत करो, नई ट्रेनिंग, नए लोग, नई चीज़ें, तो मतलब क्या आपके बिजनेस का? आपका बिजनेस होना चाहिए स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज टिक रहे हैं, आपने कल्चर बनाया हुआ है, लोग सीख रहे हैं, कस्टमर आपसे हैप्पी हैं। हर बार आपको नया कस्टमर ढूंढने के लिए अगर जाना पड़ रहा है तो आप सक्सेस कैसे हुए? हर बार आपको नए साल में आपको नए एम्प्लॉयज ढूंढने के लिए जाना पड़ा तो आप सक्सेस कैसे हुए? तो बहुत सारी कंपनियां जो फेल हो रही है ना, वो इसीलिए फेल हो रही हैं क्योंकि वो सिर्फ नंबर के ऊपर ध्यान दे रही है। मेरा टर्नओवर बढ़ना चाहिए, मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बाकी चीज़ों के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरे वहाँ स्टाफ टिकना चाहिए, मेरे वहाँ कल्चर अच्छा होना चाहिए, वर्क का सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलना चाहिए, मेरे कस्टमर मेरे पास रिपीट होने चाहिए, कस्टमर खुश होने चाहिए, मार्केट में मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए, ट्रस्ट बढ़ना चाहिए। ये चीज़ों के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे और यही कारण है कि ज़्यादातर कंपनियां सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। सही बात है। सर जैसा आपने सही बताया, सारी चीज़ें सही हैं। एक ऑनर का एटीट्यूड कितना मायने रखता है एक बिजनेस को रन करने में? ऑनर का एटीट्यूड ही बिजनेस को रन करता है। समझो, मायने की जगह आप कहो कि ऑनर का एटीट्यूड ही जैसा है वैसा उसका बिजनेस होगा। एज एग्जांपल, अगर मानो कि आज आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिस पेड़ के ऊपर ज्यादा फल लगे होते हैं वो पेड़ झुक जाते हैं, ठीक है? तो एटीट्यूड भी सेम चीज है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, आपको झुकना पड़ता है। तो आप जब झुकना बंद कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपका ग्रोथ कैसे होगा? और आज आप देखोगे ना, छोटे बिजनेस में ज़्यादा है एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंस, ये बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण ही उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। अब आप समझो, एज एग्जांपल, आप चाहते हो कि आप अपने टीम में अच्छे लोगों को लेकर आओ, लेकिन अच्छे लोग को लाने के लिए आप उनको पे करने को तैयार नहीं हो, उनको ना प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करने को तैयार नहीं, उनको नौकर की तरह आप ट्रीट कर रहे हो, तो कैसे एक प्रोफेशनल बंदा आपकी टीम में आएगा? और वो नहीं आएगा तो आपकी कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा? तो उनका एटीट्यूड ही उनके बिजनेस को पूरा डिफाइन करता है। सिंपल सा है, मैं अगर बोलूं कि किसी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, या होगा या नहीं होगा, आप जज कर सकते हो कि सामने वाले बंदे का एटीट्यूड कैसा है। अगर उसका एटीट्यूड पोलाइट है, वो बंदा अपनी चीज़ों को लेके पॉजिटिव है, वो फ्यूचरिस्टिक है, वो आगे के बारे में सोच रहा है, तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल उसका बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन जो बंदा ईगो लेके बैठा है, एरोगेंट लेके बैठा है, जो बोल रहा है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता, मैं ही ये काम करूंगा, सब चीज़ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, मैं जैसा बोलूँगा उस तरीके से, ये चीज़ लेकर बैठा, तो जाहिर सी बात है उसका बिजनेस ग्रो होने के कोई चांसेस नहीं है। तो एटीट्यूड ही ऑनर का कंपनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसा एटीट्यूड वैसे कंपनी। तो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है किसी भी ऑनर का, किसी भी कंपनी को ग्रो करने में। आज एज एग्जांपल पूरी दुनिया में आप देखोगे, पूरी दुनिया में, लगभग हम दुनिया की बात करें, जैसा रतन टाटा ने ट्रस्ट बनाया, मेरे हिसाब से पूरी दुनिया का कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जिसने उस लेवल पे लेगेसी बनाई जहां पे उनके जो स्टाफ मेंबर हैं उनके लिए मरने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जहाँ पे ऑनर की एक बात पे वहाँ पे जो स्टाफ है मरने मारने को तैयार हो जाए। बट टाटा ने वो ट्रस्ट बनाया है, टाटा ने वो लोगों में ना वो बनाया है यार कि एटीट्यूड डेवलप किया है कि भाई आप है ना टाटा के साथ जुड़ कर ना देश का भला कर रहे हो और लोगों को कनेक्ट किया है। तो आज वो जो आप देखोगे, टाटा का एक बहुत अच्छा, रतन टाटा जी का एक बहुत अच्छा कोट था, या कोट था या किसी ने लिखा था, बहुत बढ़िया लिखा था कि आप है ना इतने बड़े हो जाओ कि जब आप खड़े रहो तो कोई बैठा ना रहे। क्या बात है। समझो, और किसी भी छोटे इंसान के साथ में आप बैठो तो उसको छोटा महसूस ना हो, आप अपने आप को उस तरीके से बनाओ। सही बात। तो ये एटीट्यूड ही मैटर करता है ना। आप देखोगे आज के टाइम पे शोबाजी बहुत चलता है बिजनेस में, बिल्कुल, है ना? थोड़ा सा पैसा कमा लिया, दिखाते ज्यादा है।
और वो बंदे को आप देखो, रतन टाटा जी को आप देखो, कितनी बड़ी कंपनी भाई, वेरी हम्बल पर्सन है ना, आज भी उनकी मतलब हम्बलता की उनकी है ना निशानियां मिसालें दी जाती है। सही बात है। तो एटीट्यूड ही बिजनेस को डिफाइन करता है, तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है, उससे ही आपका बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड होता है। राइट, सही। सर बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया है, सारी चीज़ें सेट हैं, एक लीनियर ग्रोथ मिल रही है, लेकिन जिस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, वो कैसे मिल सकती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? बिल्कुल, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ट्रेंड को समझना। देखो प्रॉब्लम कहाँ होता है, लीनियर ग्रोथ या स्लो स्टडी क्यों हो रहा है आज पता है? उसकी वजह यही है कि मैं जैसा कर रहा था मैं वैसा ही करता रहा हूँ, राइट, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है जैसा आप कर रहे थे उस टाइम पे वो चल रहा था, आज वो चल रहा है, सही बात। तो आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा। मार्केट में जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप ग्रो कैसे करो? आज जैसे कि एज एग्जांपल मानो आज टेक का ज़माना है, ठीक है, आज टेक्नोलॉजीज आ रही है, आज सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, आज चैट जीटीपी है, आज एआई है, ये सब का ज़माना है। अगर उनको आप अपने बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व करोगे तो आप कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आप कैसे अचीव कर पाओगे? जो सोचो। अब एक सिंपल सी चीज़ है, आपके पिताजी क्या पहनते थे, आपके दादाजी क्या पहनते थे कपड़े में? धोती कुर्ता। आपके पिताजी? पैंट शर्ट। हम क्या पहनते हैं? जीन्स, है ना। और हमारे बच्चे क्या पहनेंगे? शॉर्ट्स पहनेंगे। सिंपल सा है, कॉमन है ये। अब ये चेंजेस है ना, आज के टाइम पे आप धोती कुर्ता पहनोगे तो आपके ऊपर कुत्ते भौंकेंगे। हालांकि हमारा ट्रेडिशनल वे है और हमारा बहुत कंफर्टेबल है वो, लेकिन क्या है ज़माना बदल गया। आज पता है कि धोती कुर्ता आप पहन के आप निकलोगे तो कई बार ऑकवर्ड फील होता है लोगों को, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आज धोती कुर्ता में ज़्यादा लोगों को नहीं देखने को मिलता है। आज से 25-30 साल पहले या 40 साल पहले अगर धोती कुर्ता के अलावा अगर कोई जीन्स पहन के निकलेगा ना, तो आज जैसे धोती कुर्ता वाले की हालत है ना, वैसी हालत उस टाइम पे जीन्स वाले की थी। उस टाइम पे लोगों को यार क्या पहना हुआ है, हमारा ट्रेडिशनल वेयर है, हमारा धोती कुर्ता है, तो उस टाइम पे जीन्स वालों को ऑकवर्ड नज़र से देखा जाता था। जैसे आज किसी अच्छे समाज में आप देखो जहाँ सूट बूट पहन के लोग बैठे, वहाँ धोती कुर्ता पहने वाले को कैसे लोग देखते हैं, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी वैसा ही था। तो ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज का ज़माना टेक का है, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं टेक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आप टेक को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं ले सकते हो। आप सोशल मीडिया में जाओ, वेबसाइट में जाओ, एप्लीकेशन में जाओ, आप है ना रोबोटिक्स में जाओ, या फिर आप सॉफ्टवेयर्स में जाओ, आप है ना बहुत सारे और भी एआई के टूल्स हैं उनमें जाओ, लेकिन आपको अपने बिजनेस में वो लाना पड़ेगा। उसके बिना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नॉट पॉसिबल। एज एग्जाम्पल समझो, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत है, लेकिन आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो आप कैसे पहुंचा पाओगे? आप बैठे हुए समझो गुजरात में बैठे हो, सूरत में बैठे हो, आपकी प्रोडक्ट चाहिए अमेरिका में, डिमांड वहाँ बहुत ज़्यादा है, मार्केट में वहाँ बहुत रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ कैसे पहुंचाओगे बिना टेक के? अब बिना टेक के आप पहुंचा नहीं पाओगे तो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगा कैसे? तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजीज को यूज़ करो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना। अभी मैं कुछ पॉडकास्ट सुन रहा था, बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भाई आज बहुत 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 मिनिमम कॉस्ट के ऊपर सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं जो आपका पूरा बिजनेस सिस्टम ऑटोमाइज कर जाए। आपका ना इन्वेंट्री कितना पड़ा हुआ है, कौन सी इन्वेंट्री आपकी जो है ना वो एक्सपायरी होने वाली है, कौन सी ज़्यादा बिक रही है, कितना कैश हुआ, कितना यूपीआई, ये सब पूरा का पूरा जो है वो आपको सिर्फ रोज़ आपको मोबाइल के अंदर मिल जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजीज बनी हुई है, ये सारी चीज़ें मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी आपको। बिल्कुल। अब ये सारी टेक्नोलॉजी में अब लोग कहते हैं कि सर टेक्नोलॉजी बहुत खर्चा होता है। नहीं, मिनिमम 5-10 हज़ार के खर्चे के अंदर आप टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्ड कर सकते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके वहाँ लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए जान पहचान में जो लोग आपके वहाँ पे ये पूरा सॉफ्टवेयर लगा के देंगे। 5,000 या 10,000 में आपको पूरा डेटा आपके मोबाइल पे मिलेगा। अब इसके अलावा भी अगर आप ये सोचो कि मेरे लिए टेक इम्पॉसिबल है, पैसा नहीं है, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सही बात है। तो आज टेक को आपको लेकर आना ही पड़ेगा आपके बिजनेस के अंदर। टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। और फिर आप ये सोचो कि एक दिन ऐसा ज़माना आएगा कि मोदी जी फिर आएंगे, बोलेंगे 500 वाला पुराना नोट फिर से चालू हो गया। नहीं आएगा, हम आगे निकल गए, अब वो पीछे छूट गई है। अब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा ज़माना चला गया, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। और आज भी उस उम्मीद में लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं कि ज़माना चला गया, एक दिन फिर ऐसा होगा, फिर आएगा। नहीं आएगा बस,
इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना आपके लिए फ़ायदे कारक है, नहीं तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी लेकर आओ अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो। सर चाहिए तो सही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बट लोग ना आदत के कारण ट्रेडिशनल प्रोसेस ही यूज़ करता है। मॉडर्न प्रोसेस जैसे आपने कहा कि हमें यार तकनीकी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा, बट लोग यूज टू हो जाते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस के साथ, एक आदत बन सी गई है। एक चीज़ समझो आप, ये आदत बिजनेस में ही क्यों बनती है, बाकी जगह पे नहीं बनती है। पहले तो आप बैलगाड़ी चलाते थे ना, आज क्यों गाड़ी चला रहे हो? सही बात है। पहले धोती कुर्ता पहनते, आज क्यों जींस पैंट पहने हो या फिर कैजुअल पैंट पहन रहे हो? पहले के टाइम पर लोग है ना घड़ी नहीं पहनते थे, टाइम हैज चेंज, है ना, घड़ी नहीं पहनते तो सूरज को देख के पता लगाते थे ना कितना बजे, तो आज क्यों पहन रहे हो? वहां तो आपने चेंज एक्सेप्ट कर लिया। पहले के टाइम पे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज के टाइम पे माँ बाप का पहली डिमांड होती है कि प्राइवेट स्कूल में भेजना है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। क्यों भेजना है? यहाँ तो हर जगह आपने चेंजेस कर लिए। आपके खाने पीने में पहले के टाइम पे क्या होता, सुबह शाम दोपहर एक ही खाना बनता था, आज देखो सुबह में अलग बनता है, दोपहर में अलग बनता है, शाम में अलग बनता है। वहाँ आपने चेंजेस कर लिए। पहले घर का बनाने का तरीका डिफरेंट था, कपड़े के घर बनते थे, मिट्टी के घर बनते थे, आज देखो आप कितना ट्रेडिशनल में घर बनता है, वो चेंज हो गया। पहले के टाइम पे पंखा वगैरह कुछ नहीं था, आज आपने एसी लगा लिया, तो वहाँ तो चेंजेस आपने एक्सेप्ट कर लिया। बिजनेस में क्यों नहीं कर रहे? दिक्कत ये है ना, भूख नहीं है, वहां पर भूख थी, घर छोटा है, सब लोग नहीं आ रहे, बड़ा करना पड़ेगा, है ना। उस टाइम पे पहले कंफर्टेबल नहीं था, पहले बाइक चलाना तो धोती पहन के नहीं चला सकते थे, जींस की जरूरत पड़ी तो जींस पहन लिया, तो वहां पर लोगों को रिक्वायरमेंट लगी और वहां पर चेंजेस लोगों ने इजीली कर लिया। अभी भी बिजनेस में उतना भूख नहीं लगा है और इसीलिए ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चेंजेस को अपने बिजनेस में ला नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि चल रहा है ना, वो चल रहा है माइंडसेट, यही डुबा रहा है लोगों को। वो चलने वाला माइंडसेट बंद करना पड़ेगा, जरूरी है तो करना पड़ेगा और आज से करना पड़ेगा। और अगर इस चीज को नहीं करेंगे ना तो 100% आने वाले समय में आप बंद हो जाओगे। राइट, सही बात है। तो ग्रोथ चाहिए, चेंज तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका ग्रोथ का सपना भूल जाओ, धंधा बंदा बंद करके मजदूरी चालू कर दो या खेती बाड़ी शुरू कर दो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। व्यापार बड़ा करो या बंद करो, सही बात है, बिल्कुल। सर जितनी भी लग्जरी चीज बनी है वैसे बिजनेसमैन के लिए ही बनी है, लेकिन वो बिजनेसमैन अगर उसका लुत्फ नहीं उठा पा रहा तो क्या बिजनेस कर रहा है? अब समझो इस चीज को कि दुनिया की जितनी भी बेहतर चीजें सब बिजनेसमैन यूज करते हैं। अब आप नहीं यूज कर पा रहे हो या आप नहीं यूज कर रहे हो तो यार इसमें किसी और की गलती है, ओपन है, सही बात, ठीक है। ऐसा नहीं है बिजनेसमैन नहीं कर सकते, जॉब करने वाले भी लोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लाइफ। लेकिन कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफली जो ड्रीम पूरा करने की बारी आती है, लग्जरी में बात आती है, तो बिजनेस में सबसे पहले आता है। क्योंकि बिजनेस में पोटेंशियल होता है, जॉब में एक पोटेंशियल एक लिमिटेड होता है, बिजनेस में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। तो जितनी भी लग्जरी चीजें हैं ना वो सब के सब बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं। अब एज अ बिजनेसमैन अगर आपको उसको पाने की भूख नहीं है ना, तो आपको क्या लग रहा है, मेरा चल रहा है ना, तो ठीक है, फिर ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों से हम ट्रेनिंग करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं सर खाना तो 2 ही रोटी है ना, ज़्यादा कमा के क्या करेंगे। मैं बोलता बिल्कुल सही बात है, खाना तो 2 ही रोटी है, लेकिन सवाल ये है कि आपको लारी पे खानी है या 5 स्टार होटल में खानी है, डिसाइड वो करता है, मैटर वो करता है। तो अगर आपका ड्रीम है ना तो वही 2 रोटी जो है ना, 2 रोटी आप 5 स्टार होटल में खाओगे, और आपकी भूख नहीं है ना तो आपके लिए कुछ भी चलेगा। अब कुछ भी चलेगा तो बिजनेस करने की क्या जरूरत है, क्यों आप लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो। समझो, बिजनेसमैन से लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ता है कि यार ये बंदा अपना बिजनेस बड़ा करेगा तो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, टैक्सेस देगा, तो ये सारी चीजों से इकोनॉमी बूस्ट होती है ना। आप बिजनेस आप बड़ा ही नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस को छोटे में लगा के रहे हो, जैसे तैसे आप चला रहे हो, आप अपने बिजनेस को कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो आप दूसरों की जो उम्मीद आपने खड़ी की थी उन पर पानी फेर रहे हो। सही बात है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने बिजनेस शुरू किया उसको बड़ा करो, वरना बंद करके फिर आप नॉर्मली जो भी आपकी रूटीन लाइफ के लिए आपको जो घर चलाने के लिए करना होता है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सर एक माइंडसेट भी बना हुआ होता है लोगों का कि यार मुझे सारी चीजें करनी है, लेकिन वो एक एसोसिएशन, रॉन्ग एसोसिएशन में चले जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा आज सिंपल सी बात है, हम बहुत जगह पर ये ट्रेनिंग सेशन में बताते हैं कि आप अपना एसोसिएशन चेंज करो, आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो जो आपसे बेहतर है। सही बात। क्योंकि आपसे बेहतर लोग जो है ना वही आपको बेहतर बना सकते हैं,
है ना। हमने शायद ये कोट सुना होगा कि हर 5 बंदे आपके जो 5 जो लोग होते हैं आपके आसपास के, छठवां आप होते हो। सही बात, ठीक है, एवरी 5 पीपल के जो लोग एवरेज होते हैं उनका छठवां आप होते हो। तो सिंपल सी बात है, आप अपने लिए वो 5 लोग ऐसे क्यों ना बनाओ जो आपसे बेहतर है, आपसे बढ़िया है। तो एसोसिएशन चूज करना बहुत ज़रूरी है, आप समझो। और ये ऐसा नहीं है कि ये किया नहीं जा सकता, ये चॉइस और सिलेक्शन की बात होती है। मुझे मज़ा आ रहा है गप्पेबाजी में, तो मैं गप्पेबाजी ढूंढूंगा। सही बात है, समझना चीज़ को। मुझे मज़ा आ रहा है ना कि मैं हार्ड वर्कर के साथ में रहूं, तो मैं हार्ड वर्कर ही ढूंढूंगा। सबके पास ऑप्शन है, सबके पास सिलेक्शन है, और ये पर्सनल चॉइस की बात है। आपको अपनी लाइफ को आगे कैसे लेकर जाना ना, कैसे आगे बढ़ना ना, ये आप डिसाइड करते हो, आप चूज करते हो कि मुझे किसके साथ में बैठना है। कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं। कोई ड्रिंक करने वाला बंदा है, आप उसके साथ में जानबूझकर बैठते हो। कोई आपको जबरदस्ती नहीं बिठा सकता जब तक आपकी खुद की इच्छा ना हो। और एक चीज और भी आपको बताऊं कि दुनिया में हर इंसान के कोई ना कोई जान पहचान या फिर नियर डियर में या दोस्त में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो ड्रिंक करता है। लेकिन जिसको ड्रिंक नहीं करना है ना, वो उसके साथ नहीं रिलेशन रखता है। बिल्कुल। तो आप खुद अपने लिए वो चूज कर रहे हो, आप अपने लिए खुद वो डिसाइड कर रहे हो, तो इसमें दूसरे का कोई दोस्त नहीं है। तो आपको ना अपने जो दोस्त है, अपने रिलेटिव्स है, या अपने कहते हैं ना जिनके साथ उठना बैठना, उनको आपको खुद को सिलेक्ट करना होता है, मुझे किसके साथ बैठना है। और ये बड़ी ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझो जिसको। आज आप देखोगे बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप चलते हैं। ये नेटवर्किंग ग्रुप जो चल रहे हैं, जैसे BNI है, BCI है, बिज क्लब है, ये सब जो है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब वही हैं। और बहुत सारे लोग इस नेटवर्किंग ग्रुप में जाकर अपने आप को ग्रूम करके बिजनेस को बहुत बड़ा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एसोसिएशन मिला। मेरा तो सिंपल सा कहना ये है, खराब बंदे के साथ रहने से बेहतर है कि मर जाओ। सही बात। या खराब बंदे के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहो जी। क्योंकि अकेले रहोगे तो कम से कम आप अपने को डिमोटिवेट तो नहीं करोगे ना। सही बात है। लेकिन वो बंदा आपके साथ रहकर आपके दिमाग में रोज जहर डाल रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। रोज आपके सपने मार रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। रोज आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। रोज आपके ड्रीम्स को खत्म कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। ऐसे लोग ना सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना के रखो ना, आपकी जिंदगी में उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। तो असर तो बहुत पड़ता है संगत का, इसलिए आपको बहुत वाइसली चूज करना है कि मुझे किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। आप समझो, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं तो आप है ना अकेले रह गए। एक बहुत अच्छी बुक है कि भाई जिंदगी में अकेला रहना और एकांत रहना, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में बहुत फर्क है। लोग बोलते हैं ना कि मैं अकेला हूं। नहीं यार, आप अकेले क्यों, आप एकांत रहो ना, आप अपने साथ रहो। सही बात है। अब ये सारी किताबें हैं, समझो, ये सारी किताबें जिन्होंने लिखा, दे आर ब्रिलियंट माइंड, राइट। तो आप उनकी किताबों के साथ रहो, उनसे बातें करो, उनके विचारों को जानो। तो आप अकेले कैसे? ये लोग आपको जितना सिखा सकते हैं ना, आपके आसपास रहने वाला बंदा आपको जिंदगी भर कभी नहीं सिखा सकता। तो क्यों ऐसे बंदे के साथ रहे जो एवरेज है? क्यों ऐसे बंदे के साथ में रह रहे हो जो कुछ करना नहीं चाहता है? क्यों ऐसे बंदे के साथ रह रहे हो जो आपको डिमोटिवेट करता है कोई नई चीज़ करने से? आप ऐसे लोगों के साथ रहो ना जो आपको इंस्पायर करो, आपको मोटिवेट करे, आपको हेल्प करे, आपको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाए, और वो लोग आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे ले जाएंगे। तो संगत का असर तो बहुत पड़ता है। अभी जैसे कि एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक लायन का बच्चा है ना, वो गिर गया, है ना, बकरियों के बीच में गिर गया। तो बकरियों के बीच में गिर गया, धीरे धीरे बकरी ने सबको पाला, बड़ा हुए सब। तो एक दिन ऐसे कहीं चल रहे थे वो घास, तो शेर ने देखा कि भाई ये तो हमारा बच्चा है, राइट, तो ये तो बकरियों के बीच में है। तो बोला तू तो शेर है। बोले नहीं मैं बकरी हूँ। बोले नहीं तू शेर है। बोले नहीं मैं बकरी हूँ। तो वो बड़ा टेंशन में आया कि यार ये शेर है, बकरी क्यों बोले अपने आप को, सही बात है ना। फिर पता चला कि वो बकरियों के बीच में रहा है और उसने अपने शेर की ही वैल्यू छोड़ दी, अपने शेर की आइडेंटिटी उसने छोड़ दी। उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बकरी हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15,000 में अटक गए हैं, 1.5 लाख कमा सकते हैं, 1.5 करोड़ कमा सकते हैं,
150 करोड़ कमा सकते सही हैं, बात है। लेकिन वो 15,000 के अंदर ना फिट हो गए। क्यों पता है? आसपास के लोगों ने उसको यकीन दिला दिया तू 15,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। राइट। कर लिया। एक बार ऐसे ही एक स्टोरी है। एक बार शेर, उसकी माँ और उसका बच्चा कहीं रास्ते से जा रहे थे, है ना, तो एक बीच में नाला आया, है ना, नाला आया तो शेर पार कर गया नाला, ठीक है, शेरनी भी नाला पार कर गई, तो बच्चे को बोला तू भी पार कर, तो बच्चे ने कोशिश किया जी। गिर गया नाले में, राइट। नीचे गिर गया। फिर शेर के पास उठ के आया, शेर ने पंजा मारा, खत्म कर दिया अपने बच्चे को। शेरनी ने पूछा क्यों मार दिया? बोला एक जो छोटा सा नाला नहीं पार कर सकता वो कल जंगल पे राज कैसे करेगा? सही बात है। इट इज एटीट्यूड। राइट। जंगल का राजा इसलिए राजा नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत ताकत है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जानवर है, नहीं, वो अपने एटीट्यूड से राजा है। और ये एटीट्यूड उसको साथ में रह के मिलती है। आप समझो, जंगल के राजा या शेर को कभी कुत्तों के साथ बैठ के आपने देखा हुआ है? कभी भी नहीं। एंड दैट इज द रीजन कि भाई वो किंग है, वो राजा है। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना जो राजा है, तो कल के अगले राजा आप हो। सही बात है। तो आपके लिए संगत बहुत मैटर करता है। तो आपको संगत अच्छे लोगों की करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। सर, एक बिजनेसमैन का ना ऑप्टिमिस्टिक होना कितना जरूरी है लाइफ के अंदर? ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम अभी सेशन कर रहे थे, तो सेशन के अंदर डिस्कशन हुआ कि आज आपके प्रेजेंट को देख के आप अपने फ्यूचर का अंदाजा मत लगाओ कि आज आप जैसे हो ना फ्यूचर में भी आप वैसे ही रहोगे। बिल्कुल नहीं। एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा जो होता है ना, आशावादी इंसान जो होता है ना, वो आज भले किसी भी परिस्थिति में है, कल को पासा पलट सकता है। सही बात है ना, कल को पासा पलट सकता है और चंद भर में वो क्या से क्या हो जाएगा ना, यू नेवर नो। आपको हमेशा आशावादी बने रहना है। और ये अपनी लाइफ में भी, बिजनेस में एक सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज आप सब देखते होगे आसपास कहीं ना कोई न्यूज़ होती होगी कि आज इनकी डेथ हो गई, आज उनकी मर गई, ये मर गए, है ना। ऐसा कुछ ना कुछ रोज़ हम न्यूज़ में सुनते हैं, या अपने रिलेटिव में कोई होता है, कोई न्यूज़ में सुना, कहीं कुछ हमने किसी ना किसी से सुना कि रोज़ मर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप यकीन करते हो कल को मैं भी मरूंगा? उम्मीद है ना। राइट। वहां हम ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं? वहां हम उम्मीद बना के रखे कि आशा, नहीं मैं कल नहीं मरूंगा, है ना। जबकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सब मरेंगे। आज से 100 साल बाद जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, 100 साल बाद जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं, इसमें से कोई नहीं बचेगा। उसके बावजूद भी सबको उम्मीद तो यही है, नहीं मैं नहीं मरूंगा। वहां हमारी उम्मीद बनी है, वहां हम ऑप्टिमिस्टिक है। बिजनेस में भी ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। आप समझो एक चीज को, कोविड आने से पहले पेटीएम की हालत बड़ी सस्ती थी, उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन उसने ना उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसको लगा था एक ना एक दिन कोई रेवोल्यूशन होगा, और हुआ वही। कोविड आया और कोविड के बाद जो पेटीएम का ग्रोथ हुआ ना, जो पेटीएम लोगों ने यूज करना शुरू किया ना, पेटीएम से पहले समझो, पेटीएम से पहले मार्केट में कुछ नहीं था। पेटीएम के बाद फोन पे आया, गूगल पे आया, ये वो आया, इतने सारे प्लेयर कूद पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा एडवांटेज मिला पेटीएम को। क्यों मिला? क्योंकि वो उम्मीद बना के रखा था कि कुछ ऐसा होगा जिससे मेरा बिजनेस बूम होगा। तो आपको उम्मीद बनाए रखना है और लगातार आपको मेहनत करते रहना। बस 2 चीज ध्यान रखना, सिर्फ उम्मीद से काम नहीं आएगा, आपको लगातार मेहनत भी करना पड़ेगा। आप उम्मीद बनाए रखो, मेहनत करते रहो, आपका कभी भी वक्त बदलेगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ऑप्टिमिस्टिक तो बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस के अंदर। ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ एक विजनरी होना भी बहुत जरूरी है सर आज के टाइम पे। जैसे हमने स्टार्ट कर दिया बिजनेस और सारी चीजें सेट हो गई, लेकिन विजन नहीं है बिजनेस के अंदर, तो विजनरी होना भी बहुत रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। देखो, बिना विजन के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आजकल देखो, आज बिजनेस में ज़्यादातर ग्रोथ ना करने का कारण यही है, विजन का ना होना। एक्चुअली विजन के लोग पता नहीं क्या समझते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन विजन का मतलब ये है कि मुझे मेरे बिजनेस को कहाँ लेकर जाना, मैं उसकी एक पिक्चर तो तैयार करूँ कि 5 साल 10 साल के बाद मैं मेरे बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे बिजनेस का टर्नओवर इतना होना चाहिए, इतने मेंबर्स मेरे स्टाफ में होने चाहिए, मेरे बिजनेस इतने एरियाज़ में फैले होने चाहिए, इतने सारे प्रोडक्ट में मैं डील करता हूँ, इतनी सारी ब्रांडिंग मार्केटिंग मेरी होनी चाहिए। एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में आप अपने लिए इमेजिन तो करो कि मैं ये करना चाहता हूँ। और याद रखना
जब तक आप ये इमेज नहीं करोगे, लिखोगे नहीं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तब तक आपकी ज़िंदगी में अपने आप कुछ नहीं होगा। समझना एक चीज़ को। एज एग्जाम्पल मानो ये है ना, ये निर्जीव वस्तु है। सही बात है। इसको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा ना, तब तक ये अपने आप 100 साल यहाँ रखोगे ना, हिल नहीं सकता। सही बात है। यह निर्जीव वस्तु है, लेकिन हम निर्जीव नहीं हैं, हम सजीव हैं। सही बात है। तो हम है ना, एक बार लिखते हैं, जब सोचते हैं ना, तो उसके पूरा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए विज़न तो होना बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस में। और एक समझो ना, खाली बिजनेस की बात नहीं है यार, आप है ना खुद सोचो ना, आपके घर में मानो कि एक बच्ची पैदा हुई है, तो आप है ना इमेज करने लगते हो कि 22 साल के बाद में या 25 साल के बाद में लड़की बड़ी होगी, शादी करना पड़ेगा, तो आज से उसके लिए सेविंग करना शुरू करो। करते हैं, है ना, करते हैं लोग। तो यार आपकी बच्ची के लिए 25 साल का विजन तो आपने देख लिया ना। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, पैदा हुआ, तो आप सोच लेते हो कि यार ये 20 साल में कॉलेज करेगा, उसके बाद पीजी करना रहेगा, तो उसको बाहर जाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट, तो अभी से पैसे बचाना शुरू करो। सही बात। आप बचाना शुरू करते हो, सेविंग करना शुरू करते हो, तो 20 साल का विजन देखा ना आपने। सही बात है ना। तो 20 साल का विजन आप वहां देखते हो, बिजनेस में क्यों नहीं देखते हो? जी। क्योंकि आप अपने बिजनेस को अपने बेटे की तरह या बेटी की तरह नहीं मानते हो, इसलिए। सही बात है। तो बहुत ज़रूरी है, विजन के बिना तो आप ग्रो ही नहीं कर सकते। दो तरह के लोग होते हैं, एक जैसे आज हम बात करें ना, नया साल है, तो दो तरह के लोग आज है ना रेजर्वेशन लेंगे। एक जो होगा देखा जाएगा, सही बात है, जो होगा देखा जाएगा। एक लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे कि इस साल मुझे ये करना है, और उसके पीछे भागेंगे। सही बात है। आपको क्या लगता है आने वाले 2025 में जब दिसंबर आएगा, तो किन दोनों में से किसका विजन पूरा हुआ होगा? जो चाह रहा है। नहीं, जिसने ऐसा बोला है ना कि भाई जो होगा देखा जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं था। वो तो बोल देगा मैंने यही सोचा था। अच्छा। वो तो यही बोलेगा ना, मैंने यही सोचा था, जो मेरे साथ हुआ मैंने यही सोचा था, उसके साथ बुरा हुआ, खराब हुआ, अच्छा हुआ, कोई बात। हाँ, वो तो यही बोलेगा, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मेरे को तो यही चाहिए था। और जिसने बोला कि मेरे को ये चाहिए, इसके लिए मेहनत करूंगा। सही। तो विजन बहुत जरूरी है। विजन के बिना तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सर, आजकल स्कैम वगैरह बहुत हो रहे हैं मार्केट में, ऑनलाइन स्कैम हो गए हैं। इन स्कैम से बचे कैसे सर? हाँ, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखो, आज के टाइम पे तो स्कैम्स बहुत तरह तरह के हो गए हैं। और आज है ना, मुझे और आपको पता भी नहीं है कि स्कैम कितने तरह का हो रहा है, कैसे कैसे हो रहे हैं। देखो, जितना ज़्यादा हो सके अपने डिटेल्स जो है उतना कम प्रोवाइड करो। देखो, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। पहली चीज़ तो अपने फैमिलीज फोटोज़ अपने सोशल मीडिया के किसी भी साइट्स पे जितना कम हो सके उतना कम डालो। क्योंकि कौन आपको ट्रैक कर रहा है ना, कौन आपको देख रहा है, कौन आपसे जल रहा है ना, यू नेवर नो, कभी नहीं जान सकते आप। तो वो बंदा क्या कर रहा है आपके बैकएंड में, आपके अनजाने में, आपको नहीं पता। इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि जितना हो सके अपने पर्सनल डिटेल्स कम प्रोवाइड करें। जैसे कि कोई अननोन एप्लीकेशंस है जहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लालच दिया जाता है, तो वो है ना, उसको कम से कम हो सके तो ना करें। ठीक है, तो अपनी कोई भी अननोन एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। दूसरा, अपना डिटेल्स कहीं पर भी पूरी तरीके से आप प्रोवाइड ना करें। ठीक है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर आपकी फैमिलीज फ्रेंड्स के जितने कम हो सके उतने कम, या ना पॉसिबल हो तो ना डालें। सही बात है। ठीक है, इन चीज़ों को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन आप इससे बच सकते हो। राइट, बिल्कुल। देखो, एक कहावत बहुत अच्छी कही है कि भाई आप है ना, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आप कोशिश मत करो। सही बात। आप कोशिश करो कि मैं कैसे बच सकता हूँ। आप बारिश को रोक नहीं सकते हो, लेकिन बारिश में भीगने से बच सकते हो, एक छाते के हिसाब से। तो आपको ना अपने आप को बचा के रखना है कि भाई मैं अपने आप को इस तरीके से बचा के रखूँ ताकि ये सारी जो स्कैम्स हो रही हैं मार्केट में, उनका असर मेरे बिजनेस पे या फिर मेरी फैमिली पे ना पड़े। तो अपनी जितनी कम हो सके उतनी डिटेल्स प्रोवाइड करें। हम किसी के ऊपर बैरियर तो नहीं लगा सकते, बट प्रिवेंशन इज इन आवर हैंड। एग्जैक्टली, जो चीजें हमारे हैंड में है, हाथ में है, आज उसको समझो, आपको पता ही नहीं है कितने तरह का स्कैम है, तो आप उस पर कैसे लगाओगे। और दूसरी चीज ये, आपके साथ स्कैम हो गया तो आप कंप्लेन करोगे भी, उसका सोल्यूशन आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, नो आइडिया। लेकिन आपका तो लॉस हुआ ना, आपका मेंटली आपने पूरा का पूरा पीस खो दिया। सही बात है। आपका जो फाइनेंशियली गया वो तो गया, आप दिमाग से भी आपको बहुत सारे टेंशन हुए। तो ये सारी चीज़ों से आप बच जाओगे अगर अपने आप को आप थोड़ी सावधानी बरतो
तो सावधानी ही आज के टाइम पे सबसे बड़ा हमारे लिए, कहते हैं ना, प्रिवेंशन है हमारे लिए। आज सबसे ज़्यादा सावधानी रखना वो बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी सर आए दिन वगैरह लोगों को अवेयरनेस तो फैला ही रही है। जैसे हमारे फ़ोन कॉल्स के ऊपर भी आए दिन हम रिंगटोन्स वगैरह सुनते ही हैं कि कैसे हम इस साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट अपना, लेकिन गवर्नमेंट आपको पर्सनली आपको बोलने नहीं आएगी। आपको अपना ध्यान तो खुद रखना है। गवर्नमेंट ने बोला हुआ आप हेलमेट पहनो, हेलमेट नहीं पहनते हो आपका एक्सीडेंट होता है, आपके घर में किसी की डेथ होती है, तो उसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं है। और उसमें आप बोल भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट में इसका हाथ है, आपका पूरा का पूरा दोष है। आपको बोला गया हेलमेट पहन के ड्राइव करो, सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करो, लाइसेंस के बिना ड्राइव मत करो, तो क्यों आप कर रहे हो? बोला हुआ है कि ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, कभी भी किसी भी नशीली चीज का सेवन करके आप ड्राइविंग मत करो। क्यों कर रहे हो? जब ये सारी चीजें पहले से बोली गई है तो आप क्यों कर रहे हो? और जब आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो आप बोलते हो गवर्नमेंट का दोस्त है। कैसे गवर्नमेंट का दोस्त है? सही बात। कैसे इसमें गवर्नमेंट का दोष है? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो सारे इंस्ट्रक्शन दिए। अब आपको पर्सनली बोलने नहीं आएंगे ना गवर्नमेंट। इतना तो दिमाग आपके पास होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट कुछ बोल रही है तो मेरी सेफ्टी के लिए बोल रही है। अब आप एज एग्जांपल आप देखो, बहुत सारी जगह पर आप हाईवेज में देखोगे ना, बीच में थोड़ा सा कट होता है, वहां से लोग है ना बाइक डाल के अपना है ना वहां से टर्न लेते हैं। अरे यार, आपका घर पे कोई वेट कर रहा है। भगवान ना करे सामने से कोई गाड़ी के तेज आए और आपको कुछ हो जाए तो घर पे तो जिंदगी भर वेट करते रहेंगे। इतना तो कम से कम ख्याल करो जी। 2 मिनट आपको लगेगा और ज्यादा आपका कुछ जाएगा नहीं। 2 मिनट का समय लगेगा, आप आगे जाए यू टर्न लेके आप आ सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। और उसके बावजूद जब आपके साथ कोई घटना घटती है तब आप बोलते हो कि सर इसमें गवर्नमेंट का दोष है। गवर्नमेंट का दोष कैसे है? ऐसे लोगों को तो बजाना चाहिए कि जो लोग गवर्नमेंट के बारे में इस तरीके से बोलते हैं, खुद अपना ध्यान नहीं रखना है और गवर्नमेंट को हर चीज में लेकर आना है। यार, हर चीज में आपका गवर्नमेंट हाथ थोड़ी पकड़ेगी। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है, आप अपने हिसाब से करो। क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन में हम रहते हैं तो गवर्नमेंट का भी एक लिमिटेशन आएगा ना। सही बात। हर घर घर में ये चीज नहीं कर सकते वो चीज, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे आए दिन ई कमर्शियल जायंट्स पैदा हो रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बड़े बड़े मॉल्स, राइट। बीच में आते हैं एमएसएमईज, जो स्मॉल सेक्टर्स बिजनेस है। क्या इंडिया अपना फ्लेवर लूज कर रहा है सर? कि हम कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं या बिजनेस ग्रो नहीं कर पाने में? और ये जो जैसे ज़ूडियो हो गया, आता है छा जाता है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखो, इंडिया फ्लेवर लूज नहीं कर रहा है, आप ऐसा कहो कि इंडियन टेस्ट बदल रहा है। एज एग्जाम्पल समझो इस चीज़ को कि पहले के टाइम पे क्या था, हमारे पास में एक्सेस बहुत कम था चीज़ों का। आज इंटरनेट का ज़माना है तो एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ऑप्शन ज़्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर अपना ऑप्शन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो काम करेगा ही। तो ऐसे सिचुएशन में आप बड़े प्लेयर को रोक नहीं सकते। बड़ा प्लेयर तो आपके बिजनेस में आएगा ही, और बड़े प्लेयर आएंगे तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अब उनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हो? उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप ना अपने वहाँ पर कम्युनिटीज़ बनाओ। एज एग्जांपल मानो ज़ूडियो है, ज़ूडियो ने आपके एरिया के अंदर मानो कि एक दुकान डाल दी और बहुत सारे कस्टमर्स वो लेकर गया, ठीक है। आप एक काम करो, आपके दुकान, आपके एरिया में जितने भी 10, 15, 20 दुकानें हैं, सबकी एक यूनिटी बनाओ और सबको बोलो कि हम सब लोग मिलकर एक जगह से परचेस करेंगे, हैवी डिस्काउंट लेंगे, ठीक है। एक जगह सब मार्केटिंग के लिए पैसा लाएंगे, अलग अलग डिफरेंट एरियाज में मार्केटिंग करेंगे। कस्टमर को सर्विस बढ़ाओ, कस्टमर का वेलकम करो, कस्टमर के लिए थोड़ी सी एमिनिटीज़ बढ़ाओ, अपने आप को चेंज करो, सॉफ्टवेयर लगाओ, टीम को ट्रेन करो। ये चीज़ें करके आप अपने कस्टमर को रोक सकते हो। दिक्कत क्या है, आज ज़्यादातर जो बिजनेसमैन जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं या जो ये कंप्लेन करते हैं ना, उनका ध्यान यहाँ पर है कि कौन क्या कर रहा है, ना कि यहाँ पर है कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो हम अपने चीज़ों को छोड़कर हम दूसरे लोगों पर ब्लेम करने के लिए लगे। एज एग्जाम्पल मानो कि कोई भी जो फेस्टिवल आता है, ठीक है, दिवाली आए, दशहरा आया, नवरात्रि आए, तो लोग बोलते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि आप है ना ऑनलाइन से मत खरीदी करो, ऑनलाइन से मत खरीदी करो। अरे ठीक है, मैं ऑनलाइन से खरीदी नहीं करूंगा, आपके वहाँ खरीदी करने आता है। चलो आप मेरे को बताओ, आप मेरे को क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हो? आप मेरे से रेटे करके बात करते हो, आपके स्टाफ का ठिकाना नहीं है, आपके वहाँ पर ड्रेस कोड वगैरह का ठिकाना नहीं है, पुरानी घुसी पिटी दुकान आपने बनाए रखी है, स्टॉक आप ला के भर देते हो, आपको बताने का तरीका। अब ये सारी चीज़ें ना होने के बावजूद आप ये सोचो कि मैं आपकी दुकान पे आऊँ, क्यों भाई?
सही बात। जब मुझे पैसा खर्चा करना ही है तो मैं ऐसी जगह क्यों ना खर्चा करूं जहां पे मुझे वो सर्विसेज मिले। आप क्यों अपने सर्विस को बढ़ा रहे हो, आप अपनी चीज़ों को क्यों नहीं चेंज कर रहे हो। और आज सबसे बड़ी चीज़ ये जो छोटे छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, ये लोग ऐसा नहीं इनके पास पैसे नहीं है, इनका घर जाके देखो आप, बंगला होगा इनका बस। सही बात है। इनके यहाँ पे गाड़ियाँ देखो, हर बर्तन के लिए अलग अलग गाड़ियाँ। इनके आप लाइफस्टाइल देखो तो बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल। लेकिन जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, बिजनेस में डेवलपमेंट की बात आती है, तब इन लोगों की पता नहीं क्या हो जाती है कि भाई हम नहीं कर सकते, पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास पैसे हैं। सही बात। तो ये माइंडसेट का है प्रॉब्लम। बड़े प्लेयर्स इसलिए बड़े हो रहे हैं क्योंकि छोटे वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझना इस चीज को। बड़े प्लेयर इसलिए बड़े हो रहे हैं क्योंकि छोटे वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक किसी ने बहुत अच्छी एक चीज कही है कि इस दुनिया में अपराध इसलिए नहीं हुए क्योंकि अपराधी ज्यादा हैं। इस दुनिया में इसलिए अपराध ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि साधु महात्माओं ने चुप्पी साध ली है। सही बात है। आज आप एक सिंपल सी चीज, आज रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आज का जमाना क्या, एम्बुलेंस को फोन करने वाले लोग नहीं है, वीडियोस बनाने वाले, भीड़ इकट्ठा करने वाले, और है ना वहां पर गप्पेबाजी, ये लोग ज्यादा हैं। प्रॉब्लम ये है। तो आज वहां पे पब्लिक स्टंट हो रहा है, ये चीजें हो रही है। मैंने वीडियोस बनाए, मैंने फोटोज डाले। अरे यार आज है ना शमशान घाट के ऊपर जाते हैं लोग जलाने के लिए, यार फोटोज ले रहे हैं कि देखो जलती हुई चिता। अरे यार क्या कर रहे हो? लोगों की ह्यूमैनिटी, मोरलिटी खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। लोगों के अंदर सेंस नहीं रहा। सोशल मीडिया ने हमें अपाहिज कर दिया है। हर चीज को हम सोशल मीडिया के एंगल से देखने लगे हैं। कोई मर रहा है उसकी फोटो ले लो, कोई मर गया है उसकी फोटो ले लो, कोई जल रहा है उसकी फोटो ले लो, कोई बीमार है उसकी फोटो ले लो। और ये सब चीजें मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। क्यों? लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, और मैं ना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा। सॉरी टू डिस्टर्ब, एक छोटा सा मैं एक क्लिप भी देख रहा था। मैं देख रहा था कि आजकल के बच्चों को भी लोग मोबाइल फोन थमा देते हैं, और उसके कारण यूज टू होने के कारण बच्चा रो भी रहा है तो अपने माँ बाप उसको फोन दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो इतना अफेक्टिंग हो जाता है कि वो पैरालाइज हो जाते हैं। मैं आज देख रहा हूँ सिचुएशन ऐसी चल रही है। दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख माँ बाप यही लोग हैं, और कल को यही माँ बाप को वही जो बच्चे जिनको पाल रहे हैं वही बच्चे इनको अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। तो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। सही बात है। अपाहिज बनाया तुमने तो भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। सही बात है। ये माँ बाप इस दुनिया के सबसे मूर्ख माँ बाप हैं कि जो लोग अपने बच्चों को बचपन से मोबाइल की आदत लगा रहे हैं। और पता है ये क्यों लगा रहे हैं? वो खुद साले मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समझो एक चीज को, आज बच्चों के साथ आपको खेलना होता है, बिल्कुल ठीक है, बच्चों के साथ बातें करनी होती है, टहलना होता है, घूमना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है। आप क्या कर रहे हो? वो सब चीज छोड़ के आप मोबाइल के अंदर बच्चों को लगा दे रहे हो। अब बचपन से वो बच्चा मोबाइल में लग रहा है तो कल को तुम्हारे साथ वो बैठेगा, फिर तुम बोलोगे यार मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया और तू मेरे बचपन का सहारा नहीं बन रहा। कैसे बनेगा? अपाहिज तो तुमने अभी से बनाया उसको। बिल्कुल। तो उसकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। अब तुम्हारी गलती की सजा तो भुगतनी तो पड़ेगी। तो याद रखना, अभी ये जितने भी नए नए माँ बाप है ना जो अपने बच्चों को सोशल मीडिया का या फिर मोबाइल का या ऐसी चीजों का लत लगा रहे हैं ना, याद रखना खून के आंसू रोने पड़ेंगे इनको। इन सबको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इनको ना इतनी तकलीफ होगी कि ये बोल भी नहीं पाएंगे। तो आज भी अभी भी समय है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा है ना बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता। मत दो खाना, मत दो खाना। 2 घंटे नहीं खाएगा, 4 घंटे नहीं खाएगा, 6 घंटे नहीं खाएगा। उसके बाद जब भूख लगी तब पहले चुपचाप मोबाइल रख, फिर खाना खा। सही बात है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना बहुत जरूरी है। माँ बाप है ना आज अपने बच्चों को इतना पैम्परिंग कर रहे हैं, इतना पैम्परिंग कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस आने वाली है ना, उसके लिए उनका कोई प्रिपरेशन, कोई फाउंडेशन नहीं खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। इतनी हर छोटी सी चीज में डिमांड पूरी, हर चीज में उनको जो बोला वो दे दिया, हर छोटी छोटी चीज के ऊपर उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें करके पता है उसको पाहिज बना रहे हो आप। कल को वो बंदा मेहनत करने की बजाय मांगना सीख लेगा, और जब उसको नहीं मिलेगा ना तब वो बंदा किसी और वे में चला जाएगा। वो तो कोई 2 नंबर के काम में चला जाएगा, या तो किसी अलग तरीके से वो अपने आप को ग्रो कर लेगा। और उसके बाद फिर आप बोलोगे मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। तुमने खुद ने निकाला। क्योंकि याद रखना, जब पेपर कोरा होता है ना
वाइट पेपर होता है ना, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, सही बात है। लेकिन एक बार जब लिख दिया ना उसके ऊपर, फिर कुछ लिखने जाओ तो उसका असर दिखता नहीं है। बच्चा अभी ब्लैंक पेपर है। सही बात। जो हैबिट डालना चाहते हो, जो संस्कार डालना चाहते हो, जो चीज़ें भी आप सिखाना पढ़ाना चाहते हो, अभी आप सिखा पढ़ा लो, उसके दिमाग पूरी ज़िंदगी बैठ जाएगी। लेकिन एक बार उसने अपने तरीके से सारी चीज़ें सीख ली, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सही बात है। फिर ये मत कहना कि सर अब मेरे से गलती हो गई, गलती हुई है तो फिर सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज के माँ बाप जो है ना, उन सब के लिए ये है कि अगर है ना आज आप अपने बच्चों को मोबाइल की लत आप डाल रहे हो ना, तो कल अपने लिए खुद की अर्थी की व्यवस्था कर लेना। सही बात। हकीकत है, आज आपने ये गलती कर रहे हो ना, आप इसमें बस मत आ रहा है आपको, अभी अभी ना ये चीज़ छोटी लग रही है, बट मैं आपको ब्रूडली कहूँगा कि आप है ना अपने लिए अर्थी की व्यवस्था कर लेना। क्योंकि ये बच्चे वही हैं जो बाद में बोलेंगे कि भाई क्या है, जलाना ही है ना, कहीं भी जला दो, म्यूनसिपालिटी में दे दो। सही बात। क्यों? संस्कार आप ही डाले हो ना। सही बात। तो संस्कार आप डाला तो उसका रिफ्लेक्शन तो आएगा। एवरी एक्शन हैज द सेम इक्वल रिएक्शन। तो सिंपल सी चीज़ है, वो चीज़ आपको मिलेगी। अब उसके ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चों को कैसे पालना है। सर आजकल की जैसे अपब्रिंगिंग हो रही है, लेकिन जैसे जेनजीज हो गए बच्चे, आजकल के बच्चे तुरंत बड़े हो रहे हैं, उनको क्या फूड मिल रहा है कुछ पता नहीं है, मतलब दे आर गेटिंग अफ्रेड ऑफ धूल मिट्टी। आप जहाँ पे देखो कि यार गांव का अगर एक बंदा सामने आ जाए और शहर के 10 बंदों से लड़ जाएगा आराम से। लोगों की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है। एक्चुअली आप देखो चश्मा, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो अगर कोई हमारे आसपास कोई चश्मा पहनता था, हम उसको बैटरी बोलते थे, राइट, है ना। तो डबल बैटरी सिंगल पावर ऐसा हम करके उसको चिढ़ाते थे। आज के टाइम पे आप देखो, आप चश्मा नहीं पहनते हो ना तो लोग आपको बोलते हैं कि तेरी आंख तो ठीक है। सही बात। क्योंकि लोगों को कैसी हैबिट हो गई है, अब चश्मा तो कंपलसरी हो गया जी। अरे 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों को इतना मोटा मोटा चश्मा आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? सही बात। इम्यूनिटी बढ़ी, उनकी डेवलप ही नहीं हुई, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई ही नहीं। उनको ना तो सही से खाना मिला, ना तो सही से खेलना मिला, ना तो उनको और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान, कोई एक्टिविटी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सही बात। और ये सारी चीज़ें करके उनकी पूरी की पूरी जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो गई। सही बात। तो आज छोटे से ही उम्र के अंदर उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही हैं, बड़े बड़े चश्मे आ रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें आएंगी ना। अब ये जेनजी वाला मेरे को समझ में नहीं आता कि जेनजी क्यों बोलते हैं। समझो एक चीज़ को कि आज आपका बच्चा पैदा हुआ, आपके बच्चे की पूरी जवाबदारी आपकी है। बिल्कुल सही कहा सर। पूरी जवाबदारी आपकी है, कैसे उसको बड़ा करना है, क्या उसको खिलाना है, क्या पिलाना है, कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा, कहाँ बैठेगा, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर इसमें कहीं चूक हुई और आपका बच्चा कोई गलत डायरेक्शन में चला गया तो किसी की गलती नहीं, सिर्फ आपकी गलती। जब तक बच्चा जवाबदार नहीं होता है तब तक जवाबदारी उसके पेरेंट्स की है। बिल्कुल सही बात है। हमारे वेद पुराण के अंदर बहुत पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि बच्चों को पालने का एक 3 स्टेज में पालना होता है। पहला, 5 साल तक बच्चों को इतना प्यार दो जैसा उसको कहीं नहीं मिला। 5 साल तक उसको इतना प्यार दो। फिर 5 साल से लेकर 16 साल तक उसको इतना अनुशासन में रखो कि यहाँ से यहाँ ना हो पाए। सही बात। और 16 साल के बाद उसका दोस्त बन जाओ। बिल्कुल। ये 3 स्टेज में बच्चों को पाला जाता है। आज की प्रॉब्लम क्या है, पहले 5 साल में ही तो उसको बीमारी से तुमने पूरा लकवा कर दिया। बिल्कुल सही कहा है ना, मेंटली वो पूरा का पूरा पैरालिसिस हो गया, राइट। उसका फिजिकली एक्टिविटीज कुछ हो नहीं रही तो फिजिकली भी गया। तो 5 साल में जब बच्चे को अनुशासन में लाने से पहले तुमने अपाहिज कर दिया उसको, फिर तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कल को ये बच्चा तुम्हारा और तुम्हारे वाइफ का वो भार उठाएगा, माँ बाप का भार उठाएगा? पॉसिबल है? जो खुद अपाहिज है वो कैसे अपने माँ बाप का भार उठाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये माँ बाप की गलती है, इसमें पूरा का पूरा दोष माँ बाप का है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई माँ बाप ये चीज़ कर रहे हैं ना और देख रहे हैं, अगर कोई माँ बाप, मुझे पता है बुरा लगेगा, लेकिन देखो समझो एक चीज़ को, हकीकत को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आज हकीकत को नहीं आप मानोगे ना तो भविष्य के अंदर आपको जो आंसू रोने पड़ेंगे ना उसका हिसाब आपको रखना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। सो इट इज़, अभी भी सही समय है, अभी भी हमें सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं सुधारेंगे ना, याद रखना आपको अपने रूट पे जाना पड़ेगा, आपको पुरानी चीज़ों पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें स्ट्रांग थी, उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। सही बात है, सही बात है। आज उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, उसके कारण से आज ना पूरे का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। अब ये फाउंडेशन ही वीक हो जाएगा तो तुम समझो क्या होगा। सही बात है।
तो आज इसके ऊपर बहुत काम करने की रिक्वायरमेंट है। सही बात है सर। थोड़े से भी बिजनेस पर्सपेक्टिव पे आता है कि यार कंपनियां बहुत सारी हैं सर, टीम बहुत सारी, एक कंसर्न उठता है उसमें हैरेसमेंट, कि हैरेसमेंट हो जाता है, चीज़ें होती है अक्सर, आता है कंसर्न, बट आर पॉलिसीज आर इनफ? सिर्फ पॉलिसी बना दी उसके ऊपर एक्शन ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ पॉलिसीज बना देना या सिर्फ रूल्स के पन्ने चिपका देना इससे हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है ना, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है लीडर का। सही है। लीडर कितना इन चीज़ों को लेके अवेयर है। अगर लीडर को ये चीज़ है ना कि चलता है, इतना थोड़ा बहुत चलता है, ये चीज़ जब लीडर में आ गई ना तो पूरी कंपनी खत्म। ये जो हरसमेंट होता है ना, ये हरसमेंट की कहीं ना कहीं शुरुआत अगर आप देखोगे ना तो लीडर से होती है। सही बात। क्योंकि उसके कंपनी में कभी कोई ऐसी चीज़ हुई, उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उस पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्ट्रिक्ट उसके ऊपर लीगल नहीं गए। अब इसके कारण क्या होता है, बाकी लोगों को ना मोटिवेशन मिलता है, बाकी लोगों को थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका मिलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ लीडर अगर कोई भी कंपनी है तो सबसे पहले ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त ना किया जाए, टॉलरेट ना किया जाए। अगर टॉलरेट किया जाएगा तो डेफिनेटली इसके फ्यूचर के अंदर रिजल्ट जो है वो बहुत ख़राब आएंगे। तो हरसमेंट सिर्फ पॉलिसी बना देने से या रूल्स बना देने से नहीं होगा ख़त्म, इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा लीडर को। और देखो, एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है, इसके साथ में कल्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। राइट। देखो, ये क्यों होता है, क्योंकि इकोसिस्टम वैसा बन जाता है, एटमॉस्फेयर वैसा बन जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी कंपनी का कल्चर बना कर रखना है। अब कल्चर कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं सर कल्चर का मतलब क्या होता है या कल्चर कैसे बनाए। तो मैं आपको बताऊं कि कल्चर का मतलब ये होता है कि आप अच्छी प्रैक्टिसेस करना शुरू करो। जैसे एज एग्जाम्पल मानो कि आपके वहाँ पर प्रेयर करना है, ये एक अच्छा कल्चर का पार्ट है। सबको रिस्पेक्ट देना ये आपके कल्चर का पार्ट है, सबको रिस्पेक्ट देने का आप कल्चर कर सकते हो। आप ना अपने वहाँ पर जैसे कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, सब साथ में मिलके सेलिब्रेट करें। आप ना किसी को पर्सनली टारगेट करने का कभी अलाउ नहीं करो। मतलब ठीक है, आपके एज एग्जांपल आप सीनियर हो, आपके जूनियर, तो आपके जूनियर को उसके काम के बारे में डांटो, उसको पर्सनल चीज़ों के ऊपर तुम कभी टारगेट नहीं कर सकते हो। सही बात है। तो आपको ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये सब आपकी कल्चर का पार्ट है। ये चीज़ें अगर आप डेवलप करते हो तो ऐसी चीज़ें होने के चांसेस बहुत कम हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी कंपनी में ऐसा कल्चर हुआ तो सामने से जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई या आपकी टीम में जो भी हैं जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो कई बार ना वो भी उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेते। उनको भी ऐसा लगता है ठीक है, छोटी सी बातें चलाते हैं। छोटी सी बात चला लेने में ना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सामने वाले बंदे को फिर बड़ा करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ों को टॉलरेट ना किया जाए, लीडर के जरिए भी, और साथ में जिसके साथ हुआ है उसको भी इन चीज़ों को टॉलरेट करने की कभी भी परमिशन ना दी जाए। तो अगर इन चीज़ों को जितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लोगे उतना जल्दी इसको रोक सकते हैं। सिर्फ पॉलिसीज बनाने या फिर सिस्टम लगाने से नहीं चलेगा ये चीज़ें। राइट, ओके। द लास्ट क्वेश्चन विल बी सर कि नेपोटिज्म इन बिजनेस, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखो, नेपोटिज्म तो दुनिया में कहीं पर भी होगा या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो खराबी है अगर ये सही प्रोसेस के जरिए नहीं किया गया। देखो, नेपोटिज्म दो तरीके का होता है। एक तरीका होता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बेटे को लाके मैंने बिठा दिया, भले उसको आता है जाता है कुछ नहीं, ये प्योर नेपोटिज्म है। और ये वाले नेपोटिज्म के अंदर बच्चे के और साथ में बिजनेस के पूरे बंद होने के पूरे 100% चांसेस है ना। एक दूसरा नेपोटिज्म ये होता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को मुझे लेकर आना है, लेकिन मैंने फैमिली गवर्नेंस मॉडल मैंने बिजनेस में डाला, सारे लीगल टर्म्स बनाए, उसको बताए कि तुम्हें बिजनेस में आना है तो तुम्हें मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, और आने के बाद तुम पहला काम यहाँ से तुम शुरू करोगे, इसकी सैलरी तुम्हारी ये रहेगी और धीरे धीरे तुम्हारा ग्रोथ ऐसे होगा। अगर मैं इस तरीके से लेकर आ रहा हूँ अपने बच्चे को बिजनेस में, तो वो नेपोटिज्म है, लेकिन एक्चुअल में उससे बिजनेस में इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि बिजनेस ग्रो करेगा। एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोसेस। तो अगर आप प्रोसेस से लेकर आते हो तो नेपोटिज्म आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बिना प्रोसेस के डायरेक्ट हेलीकॉप्टर लैंडिंग आपने कर ली तो आपका बिजनेस इस नेपोटिज्म के चक्कर में खत्म हो जाएगा। आज समझो, आज किसी भी इंडस्ट्री में आप ले लो, बिजनेस में ले लो, बॉलीवुड में ले लो, या किसी भी इंडस्ट्रीज में ले लो, जहां पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की गई है ना, वहां पर वो पूरी की पूरी चीजें खत्म हो गई है। सही बात। और जहां प्रोसेस के जरिए किया गया है वहां पर वो सारी
तरीके, अब समझो मुकेश अंबानी को जब दिया गया था ये उनका पूरा रिलायंस का, तो धीरू भाई अंबानी ने एक प्रोसेस से दिया था, जी बिल्कुल, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आज रिलायंस को इतना बड़ा तक उन्होंने कर दिया। और सेम चीज आज मुकेश अंबानी भी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं जी। तो नेपोटिज्म वहां पर भी है, लेकिन वो नेपोटिज्म इन प्रोसेस है और प्रोसेस के साथ में, तो प्रोसेस के साथ में चीज़ें बिगड़ती नहीं है। लेकिन जहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग होता है, आप जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पे स्टार थे लेकिन उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं कि बच्चे माँ बाप जितने अच्छे थे, स्टार थे, उससे कहीं ज़्यादा बेटर उनके बच्चे ग्रो हुए। बिल्कुल। तो दोनों जगह में सेम चीज़ है, जहाँ प्रोसेस से आपने बिल्ड किया ना, वहाँ पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और जहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग की, वहाँ पर आपको हमेशा अपने बिजनेस में या अपने इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि नेपोटिज्म वर्ड ही नहीं होना चाहिए, इसको मेरिट बेस ले आओ। जो अच्छा कर रहा है ना, भले आप उनके फैमिली मेंबर हो या आप फैमिली मेंबर नहीं हो, अच्छा कर रहे हो तो मौका मिलेगा। राइट। ये ख़त्म ही कर देना चाहिए नेपोटिज्म वाला है कि मतलब वो एक कहावत है, शायद मूवी आपने देखी होगी, ये सुपर 30। जी। सुपर 30 में कहावत है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। एक्चुअल में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। राइट। कि आप फैमिली से बिलोंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फैमिली से आप हो तो आपकी फैमिली के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी जगह होगी तो आप ही बैठोगे, नहीं, जो काबिल होगा वो बैठना चाहिए। तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए कि नेपोटिज्म जैसा कुछ नहीं, मेरिट बेस होना चाहिए भाई, जिसको जिस चीज़ के बारे में जिसकी एबिलिटी है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है वैसे ही हर एक बिजनेस में मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है। देखो आज इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। कई बार क्या होता है बिजनेस के अंदर, कई बार ऐसे फैमिली मेंबर्स को बिठा दिया था जिनको बिजनेस के बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं होती है, लेकिन वो फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई उनको, मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरे कंपनी, हम कंसल्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो एक पीढ़ी ने एक जनरेशन ने बिजनेस शुरू किया, दूसरे ने बड़ा किया, अब तीसरा जनरेशन आ रहा था। अब तीसरा जनरेशन आ रहा था ना, तो वो क्या बोला था, सीट मुझे चाहिए, क्यों, मेरे पापा ने शुरू किया था। अब इस चक्कर में दोनों, जो जिन्होंने बड़ा किया और जिन्होंने शुरू किया, जिन्होंने शुरू किया उनका बच्चा उनसे झगड़ रहा है कि मैं लूंगा क्योंकि मेरे पापा ने शुरू किया। तो ये चीज़ ना मैं बैठ के डिस्कशन कर रहा था, तो एक बार मैं टीम के साथ बैठा था, तो जस्ट मैंने उनको पूछा कि आप मैनेजमेंट के बारे में बताइए, कि मैनेजमेंट के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो वहाँ पर एक पर्सन खड़े हुए, थोड़े एजेड थे, बोले सर मुझे कुछ बोलना है। मैं बोलिए सर। बोले सर मैं इस कंपनी में पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ के ऑनर ने मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया, नाम के साथ भाई या जी मुझे हमेशा रिस्पेक्ट देके बात किए। बोले उनका लड़का आया 4 दिन पहले, वो मेरे को चिपटी बना के ऐसे बोलता है इधर। राइट। बोले सर ये बंदा अगर सीट पे बैठेगा तो मैं तो काम नहीं करूँगा। मेरे लिए पैसे मैटर करता है लेकिन रिस्पेक्ट मैटर। दैट इज नेपोटिज्म। अगर उस बंदे को डायरेक्टली बिठा दिया जाए ना, तो आधी जो नीचे की टीम है ना वो छोड़कर चली जाएगी। सही बात है। तो ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा मेरिट बेस के ऊपर लोगों को ले आओ। अगर आपकी कंपनी के अंदर आपकी फैमिली मेंबर से बढ़िया कोई पर्सन है तो उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। और आप समझो ना, ये मौका देने के बाद ही कंपनियां बड़ी हुई है। आज समझो अमेरिका के अंदर गूगल है, ठीक है, आज गूगल है, आज माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब बेसिकली अमेरिका के स्टार्टेड कंपनी हैं। अमेरिका के फाउंडर अमेरिकन ही रहे, वो वहीं के हैं, ठीक है, लेकिन आज उनको लीड कौन कर रहा है? इंडियन लीडर्स ऑब्वियसली, राइट ना। इंडियन लीड्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मेरिट बेस चाहते हैं। सही बात है। समझो, मेरिट बेस, और मेरिट बेस गए तब जाके उनका पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। सही बात है। पूरी दुनिया में उनका ग्रोथ हुआ। तो वहाँ नेपोटिज्म वगैरह नहीं है। आप में काबिलियत है तो आपको मिलेगा, आप में काबिलियत नहीं है फिर आप भले फैमिली मेम्बर, आपकी कंपनी में शेयर होल्डर रहेंगे, आप शेयर होल्डर कंपनी के हैं, शेयर्स आपके रहेंगे, पार्टनर्स है, एवरीथिंग इज, बट लीड कोई और बंदा करेगा। क्यों? लीड करने की कैपेसिटी या एबिलिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। तो मेरिट बेस होना बहुत ज़रूरी है। नेपोटिज्म तभी खत्म हो जाएगा, और नेपोटिज्म खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मेरिट बेस लेकर जाओ। थैंक यू सो मच सर। इस नववर्ष में आपने नए दिन में बहुत सारी विचार अपने पेश किए, और आई थिंक अपने सारे दर्शकों को
आपके नए विचार और जो आपने बातें कही हैं वो ध्यान में रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। एंड आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामना, और उम्मीद करता हूं कि ये साल आपका खुशियों भरा रहे, आपके सारे अचीवमेंट्स आप कंप्लीट करो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे करो। और इसी शुभकामना के साथ गुरुकुल और गुरुकुल की पूरी फैमिली आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। विश ऑल द बेस्ट।